Good afternoon. After a long time क्लास हो रही है आज नहीं? Yes, है sir. ना? Yes, sir. weeks हो गए आपके Yes, टेस्ट sir. होते हैं 2 week. 2 वीक्स की गैप के बाद निकल से अप्रैल में जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई उसके बाद कोई गैप इतना लंबा नहीं है ना, लगातार ही क्लास चल रही है आपकी। तो कोई नहीं है ना, प्री दिवाली एंड पोस्ट दिवाली दो अलग अलग फेजेस होते हैं। तो प्री दिवाली में हमने काफी कुछ पढ़ा, आपने एक मेजर टेस्ट भी दे लिया। तो किस तरह का टेस्ट होता है आपको थोड़ा पता भी चल गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप लोग तो होप कि और ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अभी भी ठीक आए लेकिन और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस, उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ना? तो अपने आप को और थोड़ा सा रैंक लिस्ट में ऊपर लेके आएंगे, है ना? तो ये ध्यान रखना। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, मेरे ख्याल थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए, तो थर्मोडायनेमिक्स से कंटिन्यू करेंगे हम। थर्मोडायनेमिक्स के बाद फिर कोई अगले चैप्टर देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? जो भी अवेलेबल चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिलहाल तो हम थर्मोडायनेमिक्स पे 1-2 वीक अभी फोकस करेंगे, क्योंकि विल टेक दिस वीक आल्सो एंड नेक्स्ट वीक आल्सो टू कवर द थर्मोडायनेमिक्स, है ना? उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन से चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो चलो, तो विल स्टार्ट विद द जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ना आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। I have explained you the first law of thermodynamics, है ना? ये आपने डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को जब आपको हीट सप्लाई करोगे तो उसका कुछ पार्ट जो होगा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट डेल्टा यू में कन्वर्ट होगा। ठीक था आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब भी आप हीट सप्लाई करोगे तो कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? और उसको मैंने बताया था कि जो इसमें Q होगा, है ना, कि अगर हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी NC इंटू डेल्टा, है ना? अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ PD, और डेल्टा यू की वैल्यू तो फिक्स होती है। डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? NCV डेल्टा, है ना? कि भाई डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी NCV इंटू डेल्टा, कि जो हीट सप्लाइड होती है उसमें C प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होगा, लेकिन डेल्टा यू इज सेम फॉर ऑल प्रोसेस, है ना? कि NCV डेल्टा T हर प्रोसेस के हम इसी पे अप्लाई करें, और वर्क की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ पीडी भी होगा। और इसका मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कंसेप्ट, कि कब कौन सी चीज पॉजिटिव होगी और कब कौन सी चीज बेसिकली आपकी नेगेटिव होगी। तो कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव का भी कंसेप्ट आपने से पढ़ा कि कब कोई चीज पॉजिटिव होगी और कब कोई चीज क्या होगी बेसिकली आपकी नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने डिस्कस किया था कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब क्यू पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा यू कब पॉजिटिव, है ना? तो इसमें मैंने ये भी बोला था कि जो क्यू वाला टर्म है, this is the path function, it depends on the path, वह डिफरेंट पाथ का क्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। जो W है ये भी पाथ फंक्शन होता है, कि W इज आल्सो ए पाथ फंक्शन, है ना? कि W जो होता है ये भी पाथ फंक्शन है, लेकिन जो डेल्टा यू होता है इट्स ए स्टेट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? बेसिकली आपका स्टेट फंक्शन, है ना? डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, है ना? क्योंकि डेल्टा यू सिंपल डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का अगर टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली आपकी सेम, राइट? तो आपको फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन पढ़ना है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का आज हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन, हाँ, कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो वन बाय वन हम डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं। ये सबसे पहले वैसे आप इस प्रोसेस के बारे में जानते हो, कई बार हम केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, है ना? कि भाई इसमें हम डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस आप यहाँ पढ़ोगे, वी स्टडी द आइसोकोरिक प्रोसेस। हम यहाँ पढ़ते हैं बेसिकली आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना? कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसकी डिटेल्स क्या होंगी। आइसोकोरिक प्रोसेस हम जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लाइक किसी क्लोज्ड वेसल में अगर हम हीटिंग करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि वेसल का वॉल्यूम है तो गैस का वॉल्यूम होता है। तो अगर क्लोज्ड वेसल है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में
आप 3 अलग-अलग तरह के डायग्राम बनाओ। एक तो हम डायग्राम बनाते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जिसका कि एरिया वर्क डन के इक्वल होता है, आपने पढ़ा था पीवी डायग्राम। और भी डायग्राम बनाते हैं। एक हम डायग्राम में बनाते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, पीटी डायग्राम। और एक आप डायग्राम में बनाओगे, है ना, कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एक आप यहाँ पे जो डायग्राम बनाओगे, वी प्लॉट द डायग्राम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वीटी ग्राफ, है ना। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता हुआ सबसे पहला ग्राफ पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम एंड वीटी डायग्राम, है ना। तो देखो सिंपल चीज है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट, तो जो आपका पीवी डायग्राम होगा उसमें वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन हो जाएगी कि 1 से 2 तक हम पहुंच गए, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, 1 से 2 तक हम पहुंच गए, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें हो जाएगी, इसमें वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इसमें आपको पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम गैस लॉ तो जानते ही हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल टू अगर एनआरटी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो पी होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर तो कांस्टेंट होता ही है। तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऑरिजिन से पास करता है। दिस इज योर पीटी ग्राफ, है ना। इंक्लाइन लाइन इस तरह से हो जाएगी। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो होगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप लिख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो वी कैन राइट द स्लोप ऑफ द पीटी ग्राफ। इस केस में अगर हम ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप का मतलब यहाँ पे dp by dt हो जाएगा, है ना। और dp by dt हम इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dp by dt की वैल्यू क्या होगी, है ना। कि आप इस टर्म को इसको आप यहाँ लिख लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो डिफरेंशिएट होगा, dp by dt इक्वल टू nr हो गया। तो यहाँ से अगर हम dp by dt लिखते हैं तो ये आपका nr by v होता है ना। मतलब इसका जो स्लोप होता है वो nr by v के इक्वल होता है। मतलब स्लोप वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इस ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वो वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, जैसे मैंने यहाँ पे दो ग्राफ अगर बना लिए, एक ग्राफ ये बना लिया, दूसरा ग्राफ मैंने ये बना लिया, है ना। तो अगर इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम अगर v1 है और इसमें अगर कांस्टेंट वॉल्यूम v2 है, तो भाई ये जो ग्राफ बना हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम v1 के लिए और ये ग्राफ बना हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम v2 के लिए, तो जिसका स्लोप कम होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो v1 के लिए स्लोप आपका जो होगा वो कम है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। हम ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा होगी। अगर हम दो ग्राफ को कंपेयर करें, दोनों अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम v1 है उसकी वैल्यू v2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका स्लोप कम होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली आपका ज्यादा होगा, राइट। तो जस्ट आपको आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम आ गया, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम आ गया, और ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, राइट। अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ को जैसे आप अप्लाई करोगे इस पे, वो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आप देखो, ये जो Q इक्वल टू होता है किसके इक्वल हो जाएगा, W प्लस डेल्टा U, है ना। और आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें W की वैल्यू 0 है ना। थर्मोडायनामिक्स में वर्क तभी होता है जब वॉल्यूम में चेंज होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर वर्क की वैल्यू 0 होगी तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो डेल्टा U के इक्वल होगा, है ना। जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे उसमें कोई भी पार्ट वर्क में नहीं जाएगा, बल्कि सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। और ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, NCV into डेल्टा T, है ना। क्योंकि Q का फॉर्मूला इन जनरल ये है NC डेल्टा T, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसलिए C की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे C। C की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जैसे कि आपका CB, ये तो हम जानते हैं, इससे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि डेल्टा U तो हमेशा ये होता है। अदरवाइज Q का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये NC डेल्टा T हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए C की जगह पे अपने क्या पुट कर दिया, C पुट कर। तो पहला प्रोसेस जो हमने यहाँ पे पढ़ा, दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वर्क 0, जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जस्ट हमने इसमें
डिफाइन, है ना, कि सारा का सारा जो वर्क होगा वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहला प्रोसेस तो ये होगी, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना, कि आइसोकोरिक के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हम इसे पढ़ते हैं वी स्टडी द आइसोबैरिक प्रोसेस। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, एक बार दोबारा बता दीजिए। यहाँ से आपने स्लोप से बताया था जब। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ऐसे इंटरप्ट नहीं कर पाऊंगा। एक बार ओके रिकॉर्डिंग सर। देख लेना, तो सबसे पहले कोई टास्क नहीं बताया, मैंने बोला वर्क की वैल्यू 0 होगी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क तो 0 होगा, तो जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो डेल्टा यू के इक्वल होगा, और ये फर्दर किसके इक्वल होगा, एनसीवी इनटू डेल्टा। तो ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे आपका आ जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट, है ना, इससे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे कि आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको होता है कि इस केस में अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं, तीनों डायग्राम इसमें बनाते हैं कि सबसे पहले प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, फिर आपका हो जाएगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, है ना, और फिर आपका वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। नॉर्मली ये 3 ग्राफ तो हम बनाते हैं, वैसे ग्राफ तो किसी के बीच में भी हो सकता है, पीटी पीवी पीटी एंड पीटी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी 1 से 2 तक। इसमें भी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी 1 से 2 तक, है ना। और अवश्य अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वाली जो चीज होगी ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसे, लाइक दैट, है ना, कि भाई इंक्लाइन लाइन हो जाएगी। और इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, अगर मैं इस वीटी ग्राफ में स्लोप निकालना चाहूंगा, if I wish to calculate the slope of volume versus temperature graph, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी, है ना, डी बाई डी हो जाएगा। और डी बाई डी हम निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके ई स्क्वायर का एनआरटी को, है ना, कि भाई डी बाई डी हम कुछ निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, है ना। तो डिफरेंशिएट कर दो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशिएट जो चीज होगी वो वॉल्यूम होगी, डी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो डी बाई डी की वैल्यू होगी, है ना, वो आपकी हो जाएगी एनआर बाई पी, है ना। तो डी बाई डी इसका आपका हो जाएगा एनआर बाई पी हो जाएगा, है ना, मतलब स्लोप प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं दो ग्राफ को यहाँ पे कंपेयर करूँ तो सेम वैसे, अगर एक कांस्टेंट प्रेशर P1 पे ग्राफ आपने प्लॉट किया और एक कांस्टेंट प्रेशर अगर आपने P2 पे प्लॉट किया, तो जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। हम ऐसा यहाँ बोल सकते हैं कि P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगी, है, क्योंकि जिसका स्लोप कम होगा, स्लोप जो है वो प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका स्लोप कम होगा उसके प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इसकी आपकी ज्यादा, है ना। तो जस्ट आपने यहाँ से आइसोबैरिक प्रोसेस को डिफाइन किया। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में जो 3 टर्म हम पढ़ते हैं, क्यू, वर्क एंड डेल्टा यू, इसमें कोई भी चीज जीरो नहीं होती। अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्यू निकालूंगा तो क्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी एन सी पी डेल्टा टी, ये आपका है ना, कि अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी एन सी पी डेल्टा टी। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस था तो यहाँ पे सी की जगह मैंने सी बोला, तो जब हीट निकालेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में तो प्रेशर कांस्टेंट है तो सी की जगह में हम क्या यूज कर लेंगे, सी, है ना। ऐसे डेल्टा यू तो हर प्रोसेस के लिए सेम ही होती है, डेल्टा यू में एन सी बी डेल्टा टी यूज होता है ना। डेल्टा यू क्या होता है, जैसे कि आपका एन सी बी डेल्टा, तो हीट में सीपी यूज हो जाएगा, डेल्टा यू हर प्रोसेस के लिए सेम रहती है, उसमें हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सीबी यूज करेंगे। वर्क निकाल लेते हैं, तो जब आप यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करोगे तो वर्क की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि इसके अकॉर्डिंग जो पीडीवी होगा, यहाँ से आप देखो पीडीवी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से पीडीवी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एनआरडीटी की इक्वल हो जाएगा ना। हर प्रोसेस के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए जो पीडीवी है वो इक्वल हो जाएगा
NRDT इंटीग्रेशन, है ना, कि भाई यहाँ से अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PdV किसके इक्वल हो जाएगा, NRDT। जैसे को वर्क डन को हम लिख सकते हैं NR इंटू डेल्टा टी, है ना, NR इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा। ध्यान रखना कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई का फॉर्मूला ये आ गया। चेंज एनर्जी तो सबके प्रोसेस में सेम ही रहता है, वर्क की वैल्यू जो होती है वो NR डेल्टा टी होती है, और इसी में फिर हम मेयर्स फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो इससे आइसोबैरिक प्रोसेस को जब हम एनालाइज करेंगे तो वी कैन डिराइव द मेयर्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस में ही वी कैन लर्न द डेरिवेशन ऑफ मेयर्स फॉर्मूला, कि मेयर्स फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिराइव कर सकते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है, दैट इज योर डेरिवेशन ऑफ मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिराइव कर सकते हैं, है ना। उस डेरिवेशन के लिए जस्ट आप इसको यूज कर लो, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो Q अभी आपने बोला एनसीपी डेल्टा टी होता है, एनसीपी डेल्टा टी होता है, W इज इक्वल टू NR डेल्टा टी होता है, और डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीबी डेल्टा टी होता है। तो आप देखो यहाँ से ये वाला टर्म तो समय कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया कि मेयर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सीपी एंड सीवी का डिफरेंस होता है ना, कि मेयर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये सीपी एंड सीवी का डिफरेंस होगा इसकी वैल्यू आर के इक्वल है। ये मेयर्स फॉर्मूला होता है कि सीपी एंड सीवी का जो डिफरेंस होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। कई बार अगर आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ मेयर्स फॉर्मूला, तो आप आइसोबैरिक प्रोसेस में इस चीज को इस तरह से करना, डेरिवेशन आपने आइसोबैरिक प्रोसेस में किया है इन टू और केस में, तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जाननी है आपको, इस सीपी माइनस सीवी बाई आर में अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस पूरे को सीवी से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा सीपी बाई सीवी -1 डिवाइड बाई आर बाई सीवी। भाई पूरे को मैंने सीवी से डिवाइड किया, तो आपको पता सीवी बाई सीवी की वैल्यू तो गामा होती है, दैट इज पॉइसन रेशियो आर बाई सीवी। तो यहाँ से सीवी की वैल्यू की जगह पे कहीं भी हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर बाई गामा -1। ये एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ना। भाई आपको पता है कि इस पूरे को अगर आपने सीवी से डिवाइड कर दिया तो सीवी में सीवी जो होता है वो गामा होता है, जो कि एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पढ़ा हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। तो यहाँ से सीवी की वैल्यू आर बाई गामा -1 होगी। तो कई बार सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है कि सीवी की जगह पे कहीं भी हम आर बाई गामा -1 क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस की डिटेल्स है ना, कि आइसोबैरिक प्रोसेस में ये सारी चीजें आपकी होंगी। दिस इज द डिटेल्स ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना, जो कि हम जानते हैं। जिसमें एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कई बार हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, कई बार केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनफैक्ट हम जानते हैं इस चीज को। ये आपका हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। इसके बाद हम आते हैं जो थर्ड प्रोसेस है, दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी हम बात करेंगे तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कैसा कोई भी प्रोसेस जो कि ऑब्वियसली बात है क्वासिस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। ऑब्वियस बात है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पीवी डायग्राम, है ना। दूसरा आपका हो गया पीटी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और तीसरा बनाना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, है ना। तीसरा बना रहे हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से, है ना। पीवी इक्वल टू अगर हम एनआरटी यूज करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये सारे टर्म कांस्टेंट होंगे, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना, कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। तो अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मींस इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना। मतलब ये जो कर्व होता है, इस तरह का जब भी कर्व होता है कि प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो इस कर्व का नेचर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
ये जो इक्वेशन होती है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट ले लें या प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब इसका सर कर्व तो आपका किसके बीच में कर्व बनेगा? प्रेशर प्रेशर एंड और वॉल्यूम वॉल्यूम के बीच में। पीवी पीवी है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अगर है तो एक्स वाई कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच की बात। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन है ना वो एक्स वाई कांस्टेंट की तरह है। तो मतलब इसका जो कर्व बनेगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मतलब इसका समझ है कैसा, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई यहाँ पे अगर कोई प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 होगी, तो ये दूसरे स्टेट में पहुंच गया, यहाँ का वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया। एक्सपेंशन प्रोसेस है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये जो कर्व बनेगा ये हाइपरबोलिक कर्व है ना। ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इसमें क्या रहेगा, सके आपका कांस्टेंट। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन ऐसे 1 से 2 तक। अब देखो इस वर्टिकल लाइन में जो एरो होगा वो नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है ना, तो यहाँ भी प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम, और जब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एरो ऊपर की तरफ 1 से 2, क्योंकि 1 से 2 में एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, है ना। तो ये आपने बोला कि कोई भी अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों वेरिएबल होंगे, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हर स्टेप पे वो क्या रहेगा, जैसे आपका कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब हम ये निकालते हैं कि ये जो आपका जो प्रोसेस है इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या चीज इसमें जीरो हो, है ना, क्योंकि आपके पास 3 टर्म होते हैं ना, एक तो होता है हीट, एक आपका होता है वर्क प्लस डेल्टा यू। तो आपको पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन डेल्टा यू विल बी जीरो, क्योंकि डेल्टा यू सिर्फ टेम्परेचर को डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन। ये 1 और 2 का अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इस डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो किसी भी आइसो थर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो। तो अगर चेंज इन एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी तो जो भी हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट होगा। और वर्क की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, वर्क की वैल्यू ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फीडिंग, क्या पड़ेगा, है ना। प्रेशर वेरिएबल इसलिए हम इसको बाहर नहीं सकते, तो हम ये बोलेंगे डेल्टा यू जीरो होगा तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा, वर्क। और वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ फीडिंग। अब हम ये निकालते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो इसको एक्चुअली मैं पी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, क्योंकि एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लाना पड़ेगा ना तभी तो होगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एनआरटी बाई बी इनटू डी। तो एनआरटी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, है ना। यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई, है ना, फ्रॉम V1 टू V2। तो आपको पता लॉग में आंसर रहेगा, लॉग को फिर हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ से किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में आप सिंपल से यही चीज याद रखो कि अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो जीरो होता है। तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो वर्क में कन्वर्ट होगा और वो फर्दर इक्वल हो जाएगा एनआरटी ऑफ ln ऑफ V2 बाई V, है ना। लॉग में आंसर आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो V2 बाई V1, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, V1 इज द इनिशियल, है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि इसी को प्रेशर के टर्म्स में लिख देते हैं, एनआरटी ln ऑफ P1 बाई P2 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, मतलब P1 into V1 इक्वल हो जाएगा P2 into V। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट या वर्क सेम ही होता है और वो इक्वल हो जाएगा एनआरटी ln ऑफ V2 बाई V1 या एनआरटी ln ऑफ P1 बाई, या इसी को कई बार हम वर्क की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, है ना, 2.30 एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1, है ना। नेचुरल लॉग को हमने बेस 10 में चेंज कर दिया, है ना, कि नेचुरल लॉग को किसमें चेंज कर दिया, बेस 10 में। तो 2.303 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका
किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क की वैल्यू या हीट सप्लाई की वैल्यू है ना। तो कई बार डेरिवेशन भी आता है आपके सामने कि भाई वर्क इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को आप ड्राइव करो, कुछ नहीं करना है, ये लिखना है, यहाँ से nRT by V लिखना है, इंटीग्रेट कर देना, तो अल्टीमेटली वर्क की वैल्यू आपकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्लोप के ऊपर। हम यहाँ पे बात करते हैं स्लोप ऑफ द पीवी डायग्राम। इस केस में हम वी कैन टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। ये जो पीवी डायग्राम होगा इसके इस केस में स्लोप क्या बनेगा, हाँ कि भाई स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, क्योंकि बाकी डायग्राम तो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस का स्लोप तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन वो जो कर्व है उसका स्लोप हर इंस्टेंट पे चेंज होता है। तो किसी इंस्टेंट में हम उसका स्लोप निकालना चाहते हैं। मैं ये निकालना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई पॉइंट आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे प्रेशर सपोज P है, वॉल्यूम V है, तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एंगल होगा थीटा, इसका tan थीटा किसके इक्वल है, इसी को हम स्लोप बोलेंगे। तो स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम निकालने का मतलब है आपको निकालना है dp by dv की वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dp by dv। वो अगेन वही dp by dv मुझे निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट करके निकालना है, pv इक्वल टू nRT। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, p and v दोनों वेरिएबल, तो ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट, p and v दोनों अगर वेरिएबल है तो किससे डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट रूल से। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इस पूरे को v के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, d by dt है ना। भाई पूरे को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, या d by dv कर लेंगे, d by dv कर लेते हैं, याद है क्योंकि d by dv निकालना है ना। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ v तो 1 हो जाएगा, प्लस आपका सेकंड फंक्शन v आ जाएगा जो dp by dv है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और आरएचएस साइड का डेरिवेटिव तो 0 है क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यहां से dp by dv की वैल्यू होगी, ये जो dp by dv की वैल्यू होगी ये आपकी माइनस p by v, हाँ। प्लान का स्लोप का पीवी डायग्राम जो होता है वो p और v के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चेंज हो रहा है तो स्लोप भी क्या होगा, चेंज। तो dp by dv की वैल्यू सिंपल से आपकी यहाँ पे आ गई माइनस p, माइनस तो हो गई क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, मींस ये स्लोप नेगेटिव, और वो स्लोप किसके इक्वल होगा, माइनस p by v, उसका साइन करते हैं। तो ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस की डिटेल्स, जिसमें कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। लिख लो आप इसे। सर W जो है हमारा वो 2.303 क्यों हुआ वहाँ पे? बेटा वो लॉग में पढ़ोगे आप ना, ये नेचुरल लॉग जो ई होता है, इसको जब हम बेस 10 में चेंज करते हैं तो इसका हमसे मल्टीप्लाई। ओके सर। यहाँ पे ln लिखा है ना मैंने, यहाँ से लॉग, तो ln का मतलब नेचुरल लॉग है, बेस ई होता है, जब ये लॉग लिखेंगे तो बेस 10 होता है, तो नेचुरल लॉग को जब भी 10 के में कन्वर्ट करते हैं ना तो इस टर्म से मल्टीप्लाई। जैसे यूज आपका यही हो, मैंने बता दिया है, कई बार स्कूल के एग्जामिनेशन में इसको डिराइव करने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज यूज ही हो, हम नेचुरल लॉग ही यूज करते हैं। हाँ यूजली हम नेचुरल लॉग ही। सर एक बार बोर्ड दिखा दीजिए। अरे सर बोर्ड दिखा देना। हाँ 1 and 2 का मतलब हो जाएगा स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ग्राफ जो हम बना रहे हैं ना वो 1 से 2 तक जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जा रहा है। सर आपने 2 के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? सर W इक्वल टू 2.303 है। 2.303 जब नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई। सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, dpv by dv nRT, उसके नीचे कहाँ पे? सर ये आपने p into I, नहीं इसके नीचे। आई मेरा 3:1 हो गया, डिफरेंशिएट किया मैंने। अच्छा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। यस हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन v का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
और ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब मैं इस पूरे चीज को डेरिवेटिव ले रहा हूँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, यहाँ से dv by dv की वैल्यू आ जाएगी जो कि आप निकाल, तो dv by dv की वैल्यू माइनस p by v है। प्रोडक्ट फ्लो से डिफरेंशिएट किया वाई पी इज डिक्रीज। देखो बेटा p एक प्रोसेस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो सारे प्रोसेस में डिक्रीज होगा ना। इसमें मैंने लिया हुआ है कि 1 से 2 हम जा रहे हैं, तो इस ग्राफ में आप देखो क्या हो रहा है, जब आप 1 से 2 जा रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, लेकिन पीवी अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इस ग्राफ में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सारे ग्राफ में प्रेशर डिक्रीज शो करेगा ना। इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 1 से 2 नीचे की तरफ गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए ऊपर की तरफ गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। तो जो चीज एक ग्राफ में इंक्रीज होती है वो सारे ग्राफ में इंक्रीजिंग शो होगी, जो एक ग्राफ में डिक्रीज हो रही है तो सारे ग्राफ में वो डिक्रीजिंग शो होगी, और जो एक ग्राफ में कांस्टेंट है वो सारे ग्राफ में कांस्टेंट। सर डेल्टा यू 0 क्यों हुआ है बार बार से? बेटा डेल्टा यू देखो, डेल्टा यू जब हम लिखते हैं ना तो डेल्टा यू आप यही तो लिखते हो एन सी वी डेल्टा टी। CV डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। जो 1 का टेम्परेचर है वही 2 का टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और ये पूरा प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। कई बार इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब ये हो गया इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो T1 और इक्वल टू T2 हो जाएगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल नहीं बल्कि हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम। तो अगर T1 और T2 सेम है तो डेल्टा T 0 हो जाएगा, डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा T 0 होगा। सर तो क्यू भी तो सर NC डेल्टा T है ना सर, तो वो भी नहीं 0 हो रहा। अभी बता रहा हूँ उसके बाद, अभी वेट करो, आप समझ जाओगे। वो पॉइंट को अभी मैं डिस्कस करूँ, अभी मैं बताऊंगा कि भाई अगर डेल्टा T 0 होने पे डेल्टा U 0 हो रहा है तो डेल्टा T 0 होने पे डेल्टा Q 0 नहीं, Q 0 नहीं, दैट आई विल डिस्कस। क्योंकि हम सिंपल सा लॉजिक आपका सही है, भाई डेल्टा T 0 है तो आप बोल रहे हो कि डेल्टा U 0 होगा, वैसे ही अगर डेल्टा T 0 है तो Q भी 0 होना चाहिए, हाँ, लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है विल डिस्कस। सर यहाँ पे Q सर हमारा W के बराबर हो रहा है तो फिर वो 0 क्यों होगा? हाँ वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, वो इसको यूज कर ही रहे हैं। Q इक्वल टू W के अकॉर्डिंग तो सही है कि Q अगर W के इक्वल होगा तो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ Q इक्वल टू NC डेल्टा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा T 0 होगा तो Q 0 क्यों नहीं। ओके सर, ये लॉजिक है, तो मैं बताऊंगा इसको भी मत करो, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस। ये आपका हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, ये आपका हो गया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आप पढ़ोगे, वी स्टडी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ, तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है ना जिसमें कि कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हाँ भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो हीट, no exchange of heat, exchange of heat between system and surrounding, between system and surrounding, हाँ कि भाई सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इस तरह के प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, कोई आइसोलेटेड सिस्टम जब भी हो उसमें हीट ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है,
परफेक्टली इंसुलेटेड अगर कुछ, तो उसमें अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको पता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस तो उसमें Q जीरो हो जाएगी, है ना, कि कोई सिस्टम और उसके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो अगर Q जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा T होता है ना। तो अगर Q जीरो होने का मतलब है कि W प्लस डेल्टा U इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स वर्क की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और इंटरनल एनर्जी अगर कम होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो वर्क डन हमेशा, जैसे इस केस में था कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में Q एंड W इक्वल होते हैं, इस केस में Q तो जीरो होगा क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा है, तो जो भी हम वर्क करेंगे वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अब सिंपल ऐसा देखो कि जब आप वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करो तो डेल्टा यू तो हम जानते हैं कितना होता है, एनसीवी डेल्टा टी, है ना, कि डेल्टा यू हर प्रोसेस के लिए सेम ही एनसीवी डेल्टा टी। और अभी आपने एक चीज पढ़ा कि जो सीवी होगा इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं आर बाई गामा माइनस, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्टीमेटली वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा माइ, जो हम लिखेंगे ये आपका आ जाएगा एन आर टी, एन आर इंटू डेल्टा टी, है ना, बाई 1 माइनस, जो माइनस साइन था उसकी जगह पे इसको उल्टा कर, है ना। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया कि भाई किसी भी अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उसमें Q तो जीरो होगा लेकिन वर्क होगा, और वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस का, है ना। और एक बार वर्क आ गया तो उसी का नेगेटिव लेंगे तो डेल्टा यू आ जाएगा, एक बार वर्क आ गया तो उसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा सर, क्या आपका डेल्टा, है ना। तो जानना इसमें Q जीरो वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी होता है, और वर्क का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस में ही होता है, एन आर डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस का। अब एक चीज आती है कि भाई एडियाबैटिक, जैसे अभी तक आपने बोला ना जो भी प्रोसेस थे, जैसे एक प्रोसेस था जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट था, आइसोकोरिक, है ना, एक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, एक प्रोसेस जो आइसोथर्मल था उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब इस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन है ना, कि भाई आपको ये डिराइव करना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, भाई रिलेशन बिटवीन pressure and volume for adiabatic process, वे एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन है ना। एक्चुअली में ये मुझे पता है कि ये जो रिलेशन होता है वो होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन होता है कि प्रेशर वॉल्यूम के पावर गामा हो जाती है, गामा सीपी बाई सीवी होता है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेकिन आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, रिलेशन तो ये होता है, तो आपको एक थोड़ा सा इसका डेरिवेशन आना चाहिए, हाउ टू डिराइव डेरिवेशन ऑफ पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। अब एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है कि आप देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के में ये चीज आप लिखो कि सबसे पहले कि भाई किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म में, अब फर्स्ट लॉ को ऐसे लिख दो dq इक्वल टू du प्लस dw, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस तो dq जीरो हो जाए, तो जब dq जीरो होगा तो du प्लस dw का सम जीरो हो जाएगा, हाँ, और du की जगह पे अभी आपने पढ़ा क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं ncv इंटू dt, और dw की जगह पे हम लिख सकते हैं pdv इक्वल टू जीरो आ गया, तो भाई dw हो जाएगा pdv और du की जगह पे क्या आ गया ncv इंटू dt आ गया। लेकिन आपको रिलेशन चाहिए सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम, उसमें टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, cv इक्वल टू होता है r बाई गामा, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आ गया nr dt बाई गामा माइनस प्लस pd इक्वल टू जीरो,
अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दो, एनआरडीटी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल सा नहीं जानते हैं कि पीवी स्क्वायर का एनआरटी होता है, उसको डिफरेंशिएट करके एनआरडीटी आ जाएगा। इस पूरे को आप डिफरेंशिएट कर दोगे डीटी के रिस्पेक्ट में, है ना, कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि पी एंड वी दोनों वेरिएबल है। तो यहां से आ गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस आपका हो गया सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इक्वल टू आपका आ गया एनआरडी। याद है, हाँ, तो भाई इस पूरे टर्म को अगर डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एनआर तो कांस्टेंट है, टी भी वेरिएबल होता है। अब जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों वेरिएबल होते हैं। जैसे इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में पी, वी, टी तीनों वेरिएबल, वहां से आपका आ गया डिफरेंशिएट करके पी डीवी प्लस वी डीटी इक्वल टू एनआरडी। तो एनआरडीटी की जगह पे ये चीज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, जस्ट एक डेरिवेशन है ना, एनआरडीटी की जगह पे चूंकि सबको आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में लाना, तो एनआरडीटी की जगह पे जस्ट हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पी डीवी प्लस वी डीपी बाई गामा माइनस प्लस पी डीवी इक्वल टू 0, है ना। और उसको थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा पी डीवी प्लस वी डीपी प्लस गामा टाइम्स ऑफ पी डीवी माइनस पी डीवी इक्वल टू 0। जस्ट इसको एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ से देखो क्या टर्म कैंसिल हो गया, ये पी डीवी वाला टर्म कैंसिल, है ना, और ये वाला टर्म का सम क्या हो जाएगा, सके आपका 0, है ना, ये वाला टर्म का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, सके आपका 0। मैं थोड़ा सा इस ऊपर वाले को रब कर दूंगा, हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास अल्टीमेटली ये चीज आई, अल्टीमेटली जो आपके पास चीज आई है वो आपकी आई है कि भाई वी डीपी प्लस गामा टाइम्स ऑफ पी डीवी इक्वल टू 0, है ना। लेकिन आपको तो रिलेशन चाहिए पी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से पहले मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे से डिवाइड कर देता हूँ पीवी से, डिवाइड बाई पीवी पूरे एक्सप्रेशन को। तो जैसे मैं पूरे को पीवी से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा डीपी बाई पी, वी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा गामा डीवी बाई वी इक्वल टू 0, कि पूरे टर्म को मैंने पीवी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आरएचएस साइड पे 0, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करें, ऐसे गामा कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करें ऐसे एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों। तो आपको पता है डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एलएनपी प्लस डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एलएनबी, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर कांस्टेंट को डिराइव करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं 0 आता है ना, तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि आपका एक कांस्टेंट, है ना। यहां से थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज कर लो, हम लिख सकते हैं ln p प्लस ln v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर बीच में प्लस साइन है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ln p टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद एंटी लॉग ले जाते हैं दोनों साइड पे, तो जैसे हम एंटी लॉग लेंगे आपका ये डिराइव हो जाएगा कि p टू द पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। या कि कोई भी अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, जैसे आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर या पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। वैसे अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो आपने डिराइव किया है, स्टेप वाइज डिराइव करके पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, कि पी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या पे कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए गामा को ना कई बार हम पॉइजन रेशियो या एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। गामा जो होता है ना, इसके दो नाम होते हैं, एक तो आप पॉइजन रेशियो जानते हो, पॉइजन रेशियो, या समटाइम्स वी कॉल इट एज ए एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स, है ना, कि एडियाबैटिक इंडेक्स या पॉइजन रेशियो क्या होता है, कि आपका सेम है ना, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में पावर आता है ना, पी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट। इफ सर पीवी इक्वल टू एनआरटी
PdV प्लस VdP NRDT कैसे हुआ, एक बार बता दीजिए दोबारा से। और डिफरेंशिएट कर दिया बेटा मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया, इस पूरे को ना मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। मैं प्रॉपर डिफरेंशिएट कर देता हूँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी। तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को ध्यान नहीं दे रहा। यस सर, वो तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डी बाई डी टी हो जाएगा ना, समझ गए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दिया, डी बाई डी टी ऑफ वी हो गया, डी बाई डी टी हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी टी हो गया, इक्वल टू एनआर, एनआर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फिर इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे यही तो आ जाएगा, pdv प्लस vdp इक्वल टू इस dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर nrdt, क्योंकि इसमें प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी वेरिएबल, तो सारे टर्म डिफरेंशिएट। जब सर आपने डिफरेंशिएट करा तब आपने t को 1 क्यों लिया NRT में? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। यस सर। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, है ना। x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, तो इसलिए 1 ले लिया मैंने वहां पे, क्योंकि पूरे को t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट। अगर मैं इसको v के रिस्पेक्ट में करता तो ये वाला टर्म 0 ले लेता, v का v के रिस्पेक्ट में अगर होता तो वो 1 होता, अगर p के रिस्पेक्ट में करता तो वाला टर्म 0 हो जाता। तो किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, इक्वेशन आपका ये है, तो उसको फिर यहाँ पे पुट करके ये डिराइव कर दिया। तो पॉइजन्स रेशियो के बाद क्या लिखा है? एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स, that is known as the adiabatic index. तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, है ना, कि पी के बाद गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे डिराइव करें। बेसिक फर्स्ट लॉ और गैस लॉ को कंबाइन करके हमने डिराइव किया। सर आपने बिना लिमिट के क्यों इंटीग्रेट किया? कर लो, बाद में लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट रख रहे हैं ना इसमें, कांस्टेंट लाना है ना आपको यस कांस्टेंट सर, फिर हमें लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट रिटर्न्स में ला रहे हैं चीजें। ये हम इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, है ना, किस तरह से आप एडियाबैटिक प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। ओके, मतलब जो पॉइजन्स रेशियो होता है सर, वो हमारा एडियाबैटिक रेशियो से एक्सप्लेन किया जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के उससे। हाँ सही बोला है, सच क्या बोल रहे हो आप इसमें, पॉइजन रेशियो? हाँ, पॉइजन रेशियो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो डेरिवेशन है उससे एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसको एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। एडियाबैटिक, अच्छा, पॉइजन रेशियो को, पॉइजन रेशियो को एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। साक्षी आप सही बोल रहे हो, आपने जो बोला है ना, दैट इज योर करेक्ट, है ना, सही। ओके यार, उसे थोड़ा सा स्लो करते हैं, एक्चुअली ये चीज काफी कॉमन सी है ना, ये पता होता है सबको, इसलिए नॉर्मली मैं थोड़ा सा ये नहीं बता रहा। दिस इज नोन एज अ पॉइजन रेशियो, यहाँ पे जो टर्म है ना गामा, ये जो टर्म है, हाँ गामा, गामा को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, दैट इज गामा, दिस इज इक्वल टू द Cp by C। इसी को एक और नाम भी हम दे सकते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। सर अब सर जो ये आपने रिलेशन लास्ट आया स्टेप है, में, सर आपने लास्ट स्टेप में लॉग क्यों हटा दिया? एंटी लॉग ले लिया,
भाई लॉग रहेगा तो फिर Okay. प्रूफ कैसे होगा कि गामा कांस्टेंट होता है। Okay, sir. और कांस्टेंट का एंटी लॉग भी कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट का एंटी लॉग भी कांस्टेंट होगा ना। कांस्टेंट अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, आप लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, उससे एक कांस्टेंट ऐड कर दो, हर साइड पे कांस्टेंट ही रहेगा। अब जो सर ये हमारा रिलेशनशिप आया है पीवी गामा इक्वल टू सी, इससे हम गामा सीपी बाय सीवी कैसे निकालेंगे? नहीं, इससे गामा तो बेटा वो डेफिनेशन होती है, आप उल्टा पूछ रहे हो। मतलब गामा एडियाबेटिक प्रोसेस में आ गया है, ओके सर। एडियाबेटिक प्रोसेस से गामा डिफाइन नहीं है। हाँ, फिर उसकी मतलब फॉर्मूला अलग आ जाएगा हाँ, अगर हम इस तरह करेंगे तो। जैसे इसमें v कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, pv कांस्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस में pv टू द पावर गामा कांस्टेंट, v टू द पावर क्या हो जाएगा, गामा कांस्टेंट। ये डेरिवेशन कई बार आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि pv टू द पावर गामा हम कैसे ड्राइव। सर ये जो डेरिवेशंस हैं स्कूल के अलावा इनका जेई में भी यूज होता है हाँ, कहीं? बिल्कुल यूज होता है। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेरिवेशन उसमें यूज होते हैं, तो जैसे कि आप डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन उसमें यूज होती है, इसलिए हर चीज का डेरिवेशन जानना यस सर। चाहिए, कैसे डिराइव होगी। क्या ये जस्ट अपने सिंपल सा एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, हाँ तो भाई मैं जस्ट अगर सब चीजों को समराइज करूं तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जस्ट आपको ये चीज याद रखना है, अगर कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैं ये निकालना चाहूं कि वर्क की वैल्यू कितनी होगी तो आपने ड्राइव किया उसे, एनआर डेल्टा टी बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस का। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। एक चीज थोड़ी सी और भी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने बोला पी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है ना, इसको आप टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में तो चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे पता है कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और हम पीवी इक्वल टू एनआरटी तो जानते ही हैं, तो पीवी इक्वल टू हम एनआरटी बाई वी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यही रिलेशन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी बाई वी पुट करेंगे तो ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन आ जाएगा, तो उसको हम पुट करके देखते हैं। तो ये आपका हो गया एनआरटी बाई वी टू द पावर वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, तो अल्टीमेटली वी को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट भाई, है ना, कर सकते हैं ऐसे। तो इससे प्रेशर एलिमिनेट करके आप उसको टेम्परेचर के ट्रांसफर लाना चाहते हैं, तो एनआरटी बाई वी पुट कर दिया यहाँ पे आपने, और ये इस तरह से आ गया। आपको पता है ये भी कांस्टेंट है और एनआरटी तो कांस्टेंट ही है, तो इसके जगह पे एक सिंगल और दूसरा कांस्टेंट लिख देते हैं। तो अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेट करना है तो टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका। अगर पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे हम इसको प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म्स में, जैसे ये पीवी के टर्म्स में है, ये टीवी के टर्म्स में है, आप प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखोगे तो ये है पी 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा इक्वल टू, ये आपका है। हाँ, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में this is the relation between the pressure and volume, this is the relation between the temperature and volume, and this is the relation between the pressure and temperature, सारे इन दोनों को कंबाइन करके रहेंगे, ये भी थोड़ी सा। सर जो पीवी का रिलेशनशिप है वहां पे सी क्या है, एनआर डेल्टा टी है ना? नहीं, सी एनआर डेल्टा टी किसने बोला? जैसे
टीवी टी वो कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको एन नॉट अच्छा डेल्टा टी हाँ हमने यस सर यस तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो आया था वो कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज का उतना कंसर्न नहीं है ना, वो तो एक्चुअली दो रिलेशन आते हैं उससे वो एलिमिनेट हो। कोई भी अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड ये प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब एक चीज आती है, इसका हम ग्राफ कैसा बनाएं? भाई इसका आप ग्राफ किस तरह से प्लॉट करो? अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, है ना, इसका पीवी डायग्राम आप किस तरह से, है ना, इसका पीवी डायग्राम किस तरह से, अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो अभी आपने बोला है ये रिलेशन होगा पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आगे वही है कि गामा कोई नंबर ही तो होता है, मे बी मोनोटॉमिक के लिए 5/3 हो जाएगा एंड सो ऑन, डिपेंड करती है गैस कौन सी है। तो उससे ग्राफ के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ का नेचर अभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका भी जो पीवी डायग्राम है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन स्लोप में फर्क पड़ जाता है ना, कि किससे पड़ जाता है, जैसे कि आपका स्लोप में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर हम देखें, बीच में एक रिलेशन आपने लिखा था यहाँ पे, मैं उसको फिर से लिख देता हूँ या फिर से डिफरेंशिएट ही कर लेंगे, सब फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसका भी मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी निकाला था ना कि dp/dv और आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो dp/dv था वो आपका आ गया था -p/, तो मैं अब ये निकालना चाहता हूँ कि इसका जो स्लोप होगा dp/dv और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, है ना, भाई एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दोगे इस पूरे को, आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो d/dv, आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये गामा टाइम्स ऑफ v गामा s1 हो जाएगा, है ना, nx n-1 प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dp/dv, आपने बोला फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और अदर साइड पे कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dp/dv, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि इसकी जो dp/dv होती है वो आपकी माइनस गामा टाइम्स ऑफ p/dv, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, dp/dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस गामा टाइम्स ऑफ p। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होता है वो ज्यादा होता है गामा टाइम्स, दोनों में ही फर्क है, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कम होता है नेगेटिव, और इसका नेगेटिव फ्लो स्लोप क्या होगा, जैसे कि आपका ज्यादा है, जानना कि आइसोथर्मल का जो स्लोप होगा वो -p/v होगा, जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होगा वो माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ p/v होगा, मतलब गामा टाइम्स उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। स्लोप का मतलब वही है कि कोई भी प्रेशर एंड वॉल्यूम आपने सेलेक्ट कर दिया, इस पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ, तो टेंजेंट को एक थीटा एंगल बनाएगा, उसका tan थीटा, वो जो स्लोप होगा वो माइनस गामा टाइम्स ऑफ p/v के, तो हमेशा जानना एडियाबैटिक प्रोसेस का नेगेटिव स्लोप सेम p एंड v के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेसिकली आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन दोनों का जो ग्राफ होगा उसका नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, बस स्लोप में दोनों के क्या होता है, जैसे कि आपका डिफरेंस, स्लोप में दोनों में क्या होगा, डिफरेंस, तो पूरी मैथमेटिक्स चलती है इसमें, थर्मोडायनामिक्स में भी अभी आप पढ़ोगे पूरा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह सब कुछ यूज करेंगे।
आपका ये dp/dv है ना। तो ये 4 प्रोसेस आपने पढ़े है ना, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ 4 ही प्रोसेस होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है ना इस तरह की चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, सेम चीजें आपकी फिजिक्स में भी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 4 ही प्रोसेस, ऐसा नहीं है, प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं। ये 4 पॉपुलर प्रोसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोसेस ही दिए होते हैं, अदरवाइज तो जनरल भी होते हैं बहुत सारे। तो आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इन 4 प्रोसेस के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस। चलो तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसमें कि ये यूज होगा, उसको आप अटेम्प्ट करो। ओके, ये क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है अभी जो मुझे करवाना है। चलो मैं बताता हूँ उससे बाद में कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं और ज्यादा, है ना, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी एक चीज बची हुई है। ओके, हाँ, तो ये जैसे मैंने बोला कि सिर्फ ये 4 प्रोसेस नहीं होते हैं, बल्कि प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो देखो ये सब चीजें आप इंडिविजुअली जानते हो, सही है, लेकिन इस सारे चीजों को जस्ट हम एक प्रोसेस से पढ़ सकते हैं, है ना, कि अगर वो प्रोसेस की डिटेल्स आपको पता है तो अपने आप ये सारी चीजें आनी है ना। वो एक, उसको इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। कि हम यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं ना कि भाई सब प्रोसेस को जनरलाइज करना है ना, तो हम यहाँ पे एक सारे को कंबाइन करें तो वी स्टडी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। तो इसी को कई बार हम बोलते हैं जनरल प्रोसेस, जनरल प्रोसेस, है ना। कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस या जनरल प्रोसेस हम बोल रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस पढ़ रहे हो, है ना, उसमें सारे प्रोसेस को जनरलाइज कर दें तो उसका हम नाम देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है सारी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, जो भी चीजें। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की डेफिनेशन ये होती है कि प्रोसेस, राइट, whose specific heat right does not depends on pressure, volume और temperature। ये आप पाइए,
हाँ कि भाई प्रोसेस हुज स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उसी को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। जिसकी स्पेसिफिक हीट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी, उसी को हम क्या होता है चलिए आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जो भी हमने प्रोसेस पढ़े ना सारे पॉलीट्रॉपिक, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट रहती है, कितना भी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट अगर वो है तो वो सेम ही रहेगी। जैसे सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी को प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, वो तो डिपेंड करेगी कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, क्या चीज, टेम्परेचर वगैरह से उसकी वैल्यू क्या रहती है, इंडिपेंडेंट। तो कोई भी अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, उसको जनरली हम इससे शो करते हैं। अगर वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो उसका सिंपल इक्वेशन रिलेशन आ जाएगा पीवी टू द पावर के इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस से ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आता है, बस वही है कि गामा की जगह पे आपने क्या लगा दिया की। अगर पीवी टू द पावर के इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं पीवी टू द पावर के माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। और प्रेशर में रिलेशन आपका ये है 1 माइनस के टी टू द पावर के इक्वल टू कांस्टेंट। और जो ये के होता है, इस के को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जो भी आपने प्रोसेस पढ़े हैं ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के पार्ट्स, तो उसी को जनरलाइज कर दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूला यूज करके उसी को आपने जनरलाइज कर दिया, गामा की जगह पे के लिख दिया हर जगह पे। और के को हम क्या बोलते हैं, जैसे गामा एडियाबैटिक इंडेक्स था, एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करता था, वैसे के क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ये किसको शो करेगा, किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को। अब अगर आपको ये पता चल गया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वो फिक्स होता है ना, कि भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क डन इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको याद है एन आर डेल्टा टी, वही जो गामा था उसकी जगह पे के ले 1 माइनस के। वर्क की वैल्यू देखेंगे, नहीं ध्यान रखना कि ये जो चीज है ना ये सारे प्रोसेस के लिए वैलिड होगी, है ना, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट आइसोथर्मल, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट आइसोथर्मल। भाई सारे प्रोसेस के लिए वैलिड होगी, आइसोथर्मल के लिए वैलिड है ना। आइसोथर्मल के लिए तो अलग फॉर्मूला है, आइसोथर्मल का वर्क डन जो होता है वो आपको होता है एनआरटी ln ऑफ P2 by V, जो आपने ड्राइव किया। कि बाकी सारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वैलिड होगा, आइसोथर्मल के लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी आप जान जाओगे, क्यों हम इसको पॉलीट्रॉपिक के इस फॉर्मूले को सर एक गामा की जगह आपने के लिख दिया। गामा की जगह पे हम के यूज कर रहे हैं हर फॉर्मूले। भाई जब हम इसको जनरलाइज करेंगे ना तो गामा जब यूज करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। उसी गामा की जगह पे हर जगह मैंने के, और के को मैंने नाम दिया पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और सारे फॉर्मूले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए चेंज। तो वर्क इक्वल टू ये हो गया। ऐसे जब आप हीट लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा एन सी डेल्टा टी, और सी जो होगी किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की वो ये होती है सीवी प्लस आर बाई 1 माइनस के, है ना। कि भाई सी की वैल्यू क्या होती है, सीवी प्लस आर बाई 1 माइनस के। तो क्यू इक्वल टू आपका एन सी डेल्टा टी आ गया, सेम फॉर्मूला। लेकिन सी भी डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू कितनी है, के अगर चेंज होगा तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। ये क्यों हो गया, डेल्टा यू तो सेम ही रहता है प्रोसेस के लिए। डेल्टा यू जब भी आप लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे आप, एन सी वी डेल्टा, हाँ, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये आपका आ गया कि कोई भी अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो उसमें रिलेशन ये होगा, वर्क की वैल्यू इतनी होगी, क्यू इतना होगा, सी इतना होगा, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी है। और लॉ तो वैलिड होगा ही, फर्स्ट लॉ तो हर प्रोसेस के लिए वैलिड है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा। ऐसे हम स्लोप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम क्या होगी, एकदम ठीक से समझना है। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम क्या होगा, तो स्लोप ऑफ द पीवी डायग्राम जो हो जाएगा माइनस डी बाई डी, ये आ जाएगा माइनस के इंटू पी, हाँ, जो माइनस गामा इंटू पी बाई वी था उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस के इंटू पी बाई वी। मैं बोलूंगा ये जनरल फॉर्मूले आ गए। अगर प्रोसेस चेंज होगी तो के की वैल्यू चेंज होती है, हर प्रोसेस की अपनी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होगी। तो जैसे जैसे आप की चेंज करोगे डिफरेंट प्रोसेस के अपने आप फॉर्मूले आते हैं, है ना। तो जनरल प्रोसेस आपका ये है
आपको सिर्फ इसमें यही फॉर्मूले जानने हैं। अगर आपको ये 3-4 फॉर्मूले पता है, ये रिलेशन, ये वर्क होता है, ये आपका Q होता है, ये डेल्टा U होता है और ये होता है, तो किसी प्रोसेस की डिटेल हम निकाल सकते हैं। इस सिर्फ जो 4 प्रोसेस पढ़े उसके अलावा प्रोसेस तो बहुत हो सकते हैं। K की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है ना, कि K की वैल्यू आपके 4 प्रोसेस के लिए तो फिक्स है, इतनी होगी, लेकिन अदरवाइज K की कुछ दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, तो वो क्वेश्चन भी इसे सॉल्व होगा। किसी भी K के लिए सारे फॉर्मूले क्या है आपके वैलिड, बशर्ते कि वो जो भी प्रोसेस हो वो पॉलीट्रॉपिक हो, जिसकी की स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से क्या होगी सके आपकी इंडिपेंडेंट है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को भी कॉल्ड एज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एज फॉर एग्जांपल, जैसे ये सारा कुछ मैं जान गया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये होता है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना लूंगा, मैं आपसे पूरे 1 घंटा बहुत सारे डायग्राम मैंने बनाए और समझाया सारे प्रोसेस। अगर आपको ये आता है तो सब कुछ चीज की जरूरत ही नहीं, एक डायग्राम से ही सारा बन जाए। आप सिर्फ जस्ट ये बोलोगे कि भाई अगर मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाना है अलग अलग प्रोसेस का, पीवी डायग्राम, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि मेरा जो प्रोसेस है, सपोज आपका सबसे पहला मैं ले लेता हूं आइसोकोरिक, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी देखना। मैं बोलूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस का ना जो K होता है वो इनफाइनाइट होता है। मैं ऐसा बोलूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसके K इनफाइनाइट है। K क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऑब्वियस बात है K इनफाइनाइट होगा, तो आप यहां से देखो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए P और K इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मैं इसमें अगर ऐसा लिखूं PV K की पावर में 1/K ले लूं, LHS और RHS है दोनों को, तो आप बताइए यहाँ पे P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/K इंटू V, और कांस्टेंट का पावर तो कांस्टेंट ही। अब अगर मैं यहाँ पे K इनफाइनाइट पुट कर दूं, हाँ यहाँ पे अगर मैं K इनफाइनाइट पुट कर दूं तो यहाँ पे P की पावर क्या आ जाएगी 0 इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट, मींस V इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए। तो हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिससे कि K इनफाइनाइट, और अगर एक बार K इनफाइनाइट है फिर आप देखो सब चीजें आ जाएंगी उस फॉर्मूले से। अगर K इनफाइनाइट है तो वर्क कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं K इनफाइनाइट पुट कर दूं तो पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो होता ही आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस की जो C होगी वो कितनी हो जाएगी, अब देखो K अगर इनफाइनाइट यहाँ पे पुट कर दें तो आइसोकोरिक प्रोसेस की C की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, CV के, है ना। और आइसोकोरिक प्रोसेस का स्लोप क्या होगा, CV/dV। अगर K इनफाइनाइट है तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी इनफाइनाइट होगा, है ना, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस तो वर्टिकल लाइन होता है ना, उसका K जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सिंपल सा एक वर्टिकल लाइन आपने खींच दिया 1 से 2 तक, है ना, तो इसका K जो हो गया वो इनफाइनाइट हो गया। तो सिंपल सा बोलेंगे ये जनरल फॉर्मूले थे, इसी में अगर K में इनफाइनाइट पुट कर दो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में K कितना होना चाहिए, आप बता सकते हो, आइसोबैरिक प्रोसेस का K कितना होना चाहिए, आप खुद ही बता दोगे, 0 हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही चीज है कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सेकंड आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस का K जो होगा वो 0 हो जाएगा, बोलेगा K 0, तो ये K 0 पुट करेंगे तो P V टू द पावर 0 हो जाएगा, मींस P इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है। और अगर K 0 आ जाएगा फिर सब चीज आ जाएगी। कि आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ तो K 0 हो गया ना, डेल्टा T हो, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर मैं C निकालना चाहूँ आइसोबैरिक प्रोसेस में तो CV प्लस R, ये K 0 हो गया, और C प्लस R तो CP होता है, C में R ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा सर, आपका CP आ जाएगा। अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ dV/dt, तो K अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, हाँ। ऑब्वियस बात है आइसोकोरिक बैरिक प्रोसेस जो होगा इसका स्लोप 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका
के आपका 0 है, तो के इनफाइनाइट और के 0, इस दोनों के बीच में कोई भी के हो सकता है। ये आपका आइसोकोरिक हो गया, पहले इसको ध्यान रखना। सी कांस्टेंट है। हाँ, C is a constant. PV is equal to constant. सर ये Excuse डिराइव me, कैसे sir. हुआ? C की वैल्यू जो है, ये डिराइव हमने जैसे एडियाबैटिक का डिराइव किया था ना, वैसे इसको डिराइव सर एडियाबैटिक से। सर आपने कहा कि हमने सिर्फ मतलब गामा की जगह सिर्फ के रखा है, तो फिर वो सी होगा, वो CV माइनस CV नहीं हो जाएगा? जो आपने R CV minus? अपॉन 1 माइनस के लिखा है वो माइनस CV हो जाएगा ना? ऐसे सिंपल नहीं कर सकते, इसका डेरिवेशन होता है, ये डिराइव होता है। भाई ये लॉ यूज करके ना इसको डिराइव करेंगे। Q इज इक्वल टू हम लिख देंगे ये वाला चीज, और डेल्टा U की जगह पे ये लिखेंगे और वर्क लिखेंगे, तो ये Q की वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से वर्क की वैल्यू। तो जब हम पुट करेंगे तो C की जगह पे ये चीज है, तो C इक्वल टू C प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस K हम डिराइव करते हैं। K इज ए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, K को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। K जो होता है दिस इज नोन एज ए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है ना। वही सारे प्रोसेस हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक, और सब प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ K का ही डिफरेंस। आप K चेंज करते रहोगे अपने आप प्रोसेस मिलते हैं, K आप चेंज करते जाओगे तो अपने आप आपको प्रोसेस मिलते हैं। जैसे मैंने आइसोकोरिक के लिए बोला K इनफाइनाइट है, आइसोबैरिक के लिए K 0 है। अगर मैं आइसोथर्मल बोल दूं, थर्ड में अगर मैं आपसे बोलूं आइसोथर्मल, तो आप K अप टू इसका निकाल सकते हो कितना होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट होता है ना, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का K 1 हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है वो 1 है। तो अगर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 1 आ गया, फिर आप देखो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जैसे आप K 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये वर्क तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में हम इसको यूज नहीं करते, आइसोथर्मल का वर्क हम जानते हैं। अगर आइसोथर्मल कोई प्रोसेस है तो वर्क की जो वैल्यू होगी वो nRT ln of V2/V1। हाँ, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आइसोथर्मल प्रोसेस का C क्या होगा। व्हाट इज द C फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? तो C इक्वल टू हो जाएगा CV प्लस R बाई 1 माइनस 1, मतलब C भी इसका इनफाइनाइट होता है। समझिए आइसोथर्मल प्रोसेस का C क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हाँ, वापस बात है, C अगर इनफाइनाइट होगा फिर हीट के लिए वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, V इक्वल टू NC डेल्टा T हम यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, कैन नॉट यूज राइट दिस फॉर्मूला। जैसे आपने वर्क इनफाइनाइट हो गया तो उसको यूज नहीं किया, तो जब मैं इस फॉर्मूले से आइसोथर्मल प्रोसेस का C निकालूंगा तो K की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, ये पूरा टर्म इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट से कोई भी चीज ऐड होगा तो इनफाइनाइट। तो अगर उसका स्पेसिफिक हीट ही डिफाइन नहीं है ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो वो आर्गुमेंट आपका प्रूफ हो गया ना, कि आपने बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U तो 0 होता है, डेल्टा U में तो NCV डेल्टा T होता है ना, तो आपने बोला डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U 0 हो जाएगा ना। बोला अगर डेल्टा T 0 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 हो जाएगा। लेकिन सेम आर्गुमेंट से हम इसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो ध्यान रखना वही चीज है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका कि C इनफाइनाइट है, तो C इनफाइनाइट होगा तो हम Q वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, है ना, तो हम वो लॉजिक नहीं दे सकते। इसलिए मैंने बोला थोड़ा देर आप वेट करें। हाँ, लेकिन हम हीट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर डेल्टा U 0 है तो Q और W तो सेम ही होते हैं, वो इक्वल हो जाएगा nRT ln of V2/V1। और स्लोप भी निकाल सकते हैं, dP/dV की वैल्यू उसमें हम K की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो -P/V हो जाएगा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा सर आपका P/V,
और इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, दिस इज द k इक्वल टू 1 ग्राफ, k 0 आइसोबैरिक, k इनफाइनाइट आइसोकोलिक, k 1 होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, है ना। ऐसे ही अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लो में तो k की जगह पे गामा यूज कर देना। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिससे कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स गामा के इक्वल होता है। तो अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो k की जगह पे हम गामा पुट कर देंगे, और एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, गामा की, तो pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी सारे रिलेशन वही होंगे। वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे, वर्क की वैल्यू आपकी आ जाएगी nr डेल्टा t भाई k की जगह पे गामा आ गया 1 माइनस गामा, है ना। अब इसमें c निकालते हैं कि इसका c किसके इक्वल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट है वो किसके इक्वल होता है, तो cv प्लस r बाई, आप यहाँ पे k की जगह पे 1 माइनस गामा और ये c 0 आ जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, वैसे कि आपका 0 होगा, तो क्या आप देखो c इक्वल टू इसलिए 0 आ जाएगा तो cv इक्वल टू अभी आपने पढ़ा है r बाई गामा माइनस 1 प्लस ये r बाई 1 माइनस गामा, दोनों अपोजिट टर्म आ गया ना, ये 0। तो अगर ये चीज 0 आ गई तो q भी 0 हो जाएगा, अगर c 0 होगा तो q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में q की वैल्यू 0 होती है ना। ध्यान रखना c हर प्रोसेस के लिए होती है ना, कहीं c की वैल्यू cv के इक्वल होगी इस फॉर्मूले में, जैसे जैसे प्रोसेस चेंज होगा ये c चेंज होता है। आइसोकोलिक के लिए c cv के इक्वल आ गई, आइसोबैरिक के लिए c cp के इक्वल आ गया, आइसोथर्मल का c इनफाइनाइट हो गया, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। एडियाबैटिक में c की जगह पे क्या आ गया 0, तो अगर c 0 होगा तो हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा 0, और स्लोप भी ले सकते हैं इसमें, अगर मैं स्लोप लिखूंगा dp बाई dv, तो यहाँ पे k की जगह पे क्या आ जाएगा गामा आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स p बाई v, मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा। जब एडियाबैटिक आप प्रोसेस बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा स्लोप वाला बनाओगे, ये k इक्वल टू 1। तो ये डायग्राम है, पूरा कंसेप्ट किसी में, ये डायग्राम, ये 3-4 फॉर्मूले, वर्क, सी, ये सारी चीज, है ना। और लेकिन वही बात है कि ये तो हमने बोला k 0 इनफाइनाइट 1 गामा, ये तो कुछ भी हो सकता है, k2 भी हो सकता है, k2 होंगे तो वर्क निकालना है तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। एक जनरल फॉर्मूला आपके पास आ गए कि k की वैल्यू को चेंज कर करके किसी प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा और जस्ट हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में डिफरेंस। आज कोई न्यूमेरिकल नहीं हो पाया क्योंकि आज थोड़ा सा थ्योरी जाना है ना, कल करेंगे न्यूमेरिकल। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है। इस सबको थोड़ा सा ठीक से रिवाइज करके आना, है ना, अच्छे से इसको रिवाइज करना है ना, बढ़िया से एकदम रिवाइज करके उसको आओ, तभी आप कल न्यूमेरिकल से अटेंड कर पाओ, इसको अच्छे से रिवाइज करना, या रिकॉर्डिंग देख के करो या अपने नोट्स से या मॉड्यूल रेफर करो, है ना, मॉड्यूल में भी सारी चीजें दी हुई है ना, पॉलीट्रॉपिक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, मॉड्यूल भी आप रेफर कर सकते हैं। कल क्लास के पहले प्रोसेस को रिवाइज करना, क्योंकि सेम चीजें फिर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे, है ना, सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या बेसिकली आपकी सेम है। That's all for today. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye.